डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बीएड के पेपर SESV 01 के ब्लॉक 4 आइडेंटिफिकेशन ऑन एंड असेसमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ विजन, जो दृष्टि जो बची हुई है या कम है, कितनी है, बच्चे उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक कार्य के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, तो उसका मूल्यांकन किस तरह से करेंगे। जो दृष्टि उनका है उसका असेसमेंट करने के बाद उनको हम किस तरह से एजुकेशन में या जो डेली लिविंग स्किल्स है उसमें मदद कर सकते हैं। इस आकलन के बाद ही जो डॉक्टर है वो भी अपना राय देते हैं या फिर पेरेंट्स को भी किस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए या घर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। दृष्टि का नैदानिक मूल्यांकन दृष्टि प्रणाली के स्वास्थ्य और कार्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। फिर उस जानकारी को है वो टीचर को भी बताएंगे और पेरेंट्स को भी बताएंगे, ताकि बच्चे के सुविधा के हिसाब से वो उसमें उनके लिए कुछ चीज़ों का चेंजेस कर सकते हैं या कोई चीज़ उनके एडेप्टेशन के लिए, उनके अनुकूल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। आकलन का जो उद्देश्य है वो जानकारी एकत्र करने के लिए बच्चा दृष्टि का उपयोग कैसे करता है और देखने के टाइम उसे कोई दिक्कत तो नहीं रही हो, धुंधली दिख रही है या स्पष्ट नहीं है, कितनी कठिनाई हो रही है या उसका विजन लॉस है वो कितना है। बच्चे के परिवार और अन्य जो प्रोफेशनल है उनके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा करना है, शेयर करना है। फिर दृष्टि मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर विकास को बढ़ावा देना है। वो हमें पता चल गया तो बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह से ये कठिनाई है उसको दूर करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। निर्धारित करने के लिए बच्चा प्रिंट या स्पर्श के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है या हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। सुरक्षित रूप से चलने कि बच्चे की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगर बच्चे को अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, वातावरण में चलना है, एक जगह से दूसरे जाना है, तो बच्चा कितना सक्षम है या उसे कठिनाई हो रही है तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। फिर है क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ विजुअल इक्विटी। इसमें धुंधली दृष्टि के लक्षण या कुछ कार्यों के लिए पर्याप्त रूप से देखने में कठिनाई होती है, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में है तो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, या बुक पढ़ते समय या टीवी देखते समय, तो बच्चे की कितनी कठिनाई हो रही है, कितनी दूरी से वो देख रहे हैं। अगर हम उसे चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस या कुछ अलग जो एड्स एंड अप्लायंसेज है वो अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो बच्चे को उससे कितनी मदद मिलती है। यदि बालक में खराब दृष्टि के लक्षण है लेकिन दृश्य तीक्ष्णता समान है, विपरीत संवेदनशीलता और दृष्टि क्षेत्र को मापा जाना चाहिए। जाहिर है कि अगर कोई बालक रंग दृष्टि में बदलाव या उसे कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो हमें उसका भी टेस्ट करवाना चाहिए कि बच्चे को कहीं कोई कलर ब्लाइंडनेस या कलर आइडेंटिफिकेशन में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसका परीक्षण या टेस्ट कौन कर सकता है, तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट दृष्टि समस्याओं को निर्धारित करने के लिए आँखों और संबंधित संरचनाओं की जांच के लिए प्रशिक्षित होता है। वो बच्चे का टेस्ट करने के बाद या परीक्षण करने के बाद कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस या अन्य दृष्टि सहायक बता सकता है या लिख सकता है, पेरेंट्स को बोल सकता है कि आप इसका बच्चे के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो आई टेस्टिंग है वो किस तरह से होता है, तो जो सबसे पहला हुआ है सनेल चार्ट। हम और आपने कई लोगों ने सनेल चार्ट देखा भी होगा, जब हम अपने आई का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो सनेल चार्ट का प्रयोग होता है, ये आम है, ये सबने देखा होगा। दृष्टि
तीक्ष्णता परीक्षण का प्रयोग सबसे छोटे अक्षरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें स्नेल चार्ट को 20 फीट या 6 मीटर की दूरी से पढ़ना होता है, जो मैंने भी अपने आई टेस्टिंग के दौरान किया है। आप में से भी कुछ लोगों ने किया होगा। समान परिणाम इसके क्या है? जो दृष्टि तीक्ष्णता को अंश या फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा, शीर्ष संख्या उस दूरी को दर्शाती है जो व्यक्ति चार्ट से कितनी दूरी पर खड़े होकर देख रहा है। ये जो डिस्टेंस है आमतौर पर 20 फीट या 6 मीटर की होती है। फिर है नीचे की संख्या उस दूरी को इंडिकेट या जाहिर करती है जिस पर समान व्यक्ति उस पंक्ति को पढ़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि 6/6 इसका आई साइट है, तो जो 6/6 है वो नॉर्मल है। फिर अगर किसी का माइनस में है या प्लस में है तो यहाँ पे जो भी हमारे आँखों का नंबर या डॉक्टर बताते हैं कि कितना हमें परेशानी है, वो फ्रैक्शन के रूप में ही इंडिकेट किया जाता है। अगर आई टेस्टिंग का रिपोर्ट आप देख रहे होगे या देखे होगे तो उस पर आप देख सकते हो। फिर है विजन टेस्टिंग टूल, जो बीच में है, मिडिल में है, वो स्नेल चार्ट है। जो सबसे बड़ा है वो जो सबसे ऊपर होता है, टॉप में होता है, वो सबसे बड़े साइज़ का बनाया हुआ होता है। स्नेल चार्ट का जो भी फिगर है उसमें या हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो या फिर जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, छोटे होते हैं, या जो गांव के लोग होते हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए सिर्फ शेप और साइज़ का या एक सिंबल होता है और वहाँ पे अक्षर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो उनका साइज है और कंट्रास्ट है वो स्टैंडर्डाइज होता है। जो स्नेल चार्ट है वो आई टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर या 20 फीट होता है, उसके उतने डिस्टेंस से देखना होता है। और जो सबसे बड़ा जो ऊपर का टॉप का लेटर है वो जो नॉर्मल आई विजन है उससे 60 मीटर के डिस्टेंस से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो लाइन्स है वो 36, 24, 18, 12, 9, 6 एंड 5 मीटर्स पर आधारित होता है। जो इस चार्ट में भी आप देख सकते हो कि इंडिकेट किया हुआ, जो सबसे नीचे वो 6/6, फिर 6/9, 6/12, 6/18, 6/36, फिर है लास्ट में 6/60। फिर है फंक्शनल विजन असेसमेंट। इसमें जो क्रियात्मक दृष्टि है उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्रियात्मक दृष्टि मूल्यांकन का लक्ष्य मापना या निर्धारित करना है कि बच्चा किसी भी काम को किस तरह से कर रहा है, या अगर किसी भी स्थान पे या किसी सामान से रिलेटेड काम कर रहा है तो कितनी अच्छी तरह से कर पाता है, या उस चीज़ को देख पाता है, या उसे करने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, कैसे करता है या कैसे दिख रहा है उसको। यहाँ पे वो सारी चीज़ें निर्धारित की जाती है और दृष्टि भावना के माध्यम से सीखने की सर्वोत्तम सुविधा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर हमें एक बार पता चल जाए कि बच्चे को कठिनाई कहाँ कहाँ है तो हम उस जगह पे उसको उस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर फंक्शनल विजन असेसमेंट है तो वो कई सत्रों में होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हमने बच्चे को कोई काम करते हुए देख लिया और तभी डिसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है। या इस असेसमेंट को हमें कई सत्रों में करना है। फिर बच्चे की जो सेटिंग है असेसमेंट करने की वो अलग अलग होनी चाहिए, घर के अंदर, घर के बाहर, या खेलने के समय, प्लेग्राउंड में, स्कूल में, और इसे कई दिन में अलग अलग समय पर और अलग अलग वातावरण में किया जाना चाहिए। उन स्थितियों में आयोजित किया जाना चाहिए जहां बच्चे कुछ सीखते हैं। खेलते समय, पढ़ते समय, हर कुछ कार्य करते समय बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। ये अवलोकन है वो घर में, स्कूल में, या समुदाय या व्यावसायिक सेटिंग में भी हो सकता है, या घर के वातावरण में हम सेटअप ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर है उनके यहाँ ऐसा सेटअप है तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। फिर विजुअल फील्ड, दृष्टि क्षेत्र परीक्षण यह मापता है कि आँख किसी दिशा में कितनी दूर तक देखती है और दृष्टि क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में दृष्टि कितनी संवेदनशील है, जो केंद्रीय और परिधीय दृष्टि में शिथिलता का पता लगाता है। समान आँख 120 डिग्री की सीमा में लंबवत वर्टिकली और लगभग 160 डिग्री की सीमा में
क्षतिज का पता लगा सकती है। निर्धारण के बिंदु से क्षतिज को आमतौर पर 60 डिग्री श्रेष्ठ, 75 डिग्री निम्न, 60 डिग्री नासिक और अस्थायी रूप से 100 डिग्री का पता लगाया जा सकता है। हालांकि दृष्टि क्षेत्र की सही सीमा क्षैतिज आकार, चमक, गति की कई विशेषताओं पर निर्भर करती है, साथ ही पृष्ठभूमि की स्थिति भी। जैसे अगर बच्चा कोई बॉल को कैच कर पा रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे सारे चीज़ मैटर करता है कि बॉल है वो कितनी गति से बच्चे की ओर आ रही है, बॉल किस रंग का है, जब वो आ रहा है तो क्या चमक रहा है, उसका आकार कैसा है, शेप कैसा है, या उस टाइम जो वातावरण में जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, बहुत रोशनी वाला है या अंधेरा जैसा है या शाम के टाइम है। तो वो सारी परिस्थिति का देखते हुए हमें आकलन करना है। फिर दृष्टि क्षेत्र का परीक्षण किया जा सकता है। इसमें जो 2 टेस्ट है, जो पहला है वो लिस्टर पेरीमेट्री टेस्ट है और दूसरा है वो बेजरम टेंजेंट स्क्रीन है। तो हम पहले लिस्टर पेरीमेट्री टेस्ट को देखेंगे। पेरीमेट्री विजुअल फील्ड फंक्शन का व्यवस्थित माप है, कुल क्षेत्र जहाँ परिधीय दृष्टि में वस्तुओं को देखा जा सकता है, जबकि आँख एक केंद्रीय बिंदु पर केंद्रित है। दृष्टि क्षेत्र परीक्षण परिधीय दृष्टि के नुकसान का पता लगाएगा और उस नुकसान का नक्शा प्रदान करेगा, जो नुकसान के कारण का निदान करने में सहायक होगा। इस उपकरण के साथ व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र की सीमा का आकलन करने के लिए 60 डिग्री श्रेष्ठ, 75 डिग्री निम्न, 60 डिग्री नासिक और अस्थायी रूप से 100 डिग्री का पता लगाया जा सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, नॉर्मल विजन नॉर्मल लिमिट ऑफ विजुअल फील्ड है, जो लार्ज ब्राइट टारगेट्स किया हुआ है। हम इसमें एक बार में एक ही आँख का टेस्ट करते हैं। एक आँख अपने हाथों से या फिर वहाँ पे पैच लगा के ढक देते हैं, फिर एक आँख का हो जाता है तो फिर हम दूसरा आँख का करते हैं। जैसे आप चार्ट में देख रहे हो कि एक आँख की जो विजुअल फील्ड है वो टेम्प्रोरी रूप से, अस्थायी रूप से 100 डिग्री है, और जो हमारे नाक के तरफ से है वो 60 डिग्री का है। और फिर दूसरे जो पिक्चर है उसमें भी देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है वो 60 डिग्री का है और नीचे की तरफ है वो 75 डिग्री का है। जैसे आजकल इस तरह से टेस्टिंग किया जाता है। आपने वहाँ पे डॉक्टर के पास देखा होगा, आई स्पेशलिस्ट के पास, कि हम एक जगह हमें एक आँख बंद करके एक ही आँख को वहाँ पे लगाने को बोलते हैं, और फिर उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट है या मशीन है उससे उनके कंप्यूटर पे सारा चीज़ ये डिस्प्ले हो जाता है। जैसे विजुअल फील्ड testing look for defects and their location by having patient stare at a light while other light are flashed in the periphery। हमें एक पॉइंट पे हमें सीधा देखने को कहा जाता है और उनको हमारे आँखों का पूरा जो विजुअल फील्ड है वो दिखता है और उसमें कहाँ पे नुकसान है वो डॉक्टर को पता चल जाता है। तो इस तरह से ये टेस्ट किया जाता है। फिर दूसरा है बेजरम टेंजेंट स्क्रीन। एक सपाट आमतौर पर काली सतह होती है जिसका उपयोग दृष्टि क्षेत्र के केंद्रीय 30 डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। बेजरम स्क्रीन काली मैट सामग्री से बना है और 15 डिग्री के अंतराल पर रेडियल लाइन और 5 डिग्री के अंतराल पर सर्कल के साथ सिला हुआ है। स्क्रीन से लगभग 1 मीटर दूर बैठते हैं जिनका आई टेस्टिंग होना है। केंद्र के लक्ष्य को घूरने के लिए कहा जाएगा और परीक्षक को यह बताने के लिए कहा जाएगा कि व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकते हैं जो उनकी पार्श्व दृष्टि में चलती है। वस्तु आमतौर पर एक काली छड़ी के अंत में एक पिन होती है जिसे परीक्षक द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। एक जगह से दूसरे जगह वो उसको रखते हैं पिन को। यह परीक्षण आपके केंद्रीय 30 डिग्री दृष्टि का नक्शा बनाती है। परीक्षण प्रत्येक आँख पर अलग अलग किया जाता है। विपरीत आँख पर पैच लगाया जाता है।
जैसे एक बार में एक आँख का कर लिया, उसका हो गया, फिर वहाँ पे पैच लगा के फिर हम दूसरे आँख का टेस्ट करेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, 1 मीटर की दूरी पे जिनका आई टेस्टिंग होना है वो बैठे हुए हैं, और उनके जो डॉक्टर है उनके हाथ में अलग अलग स्टिक है, उसको वो वहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। जो चार्ट है बेजरम टेंडेंट स्क्रीन वहाँ पे, और उनको देखने के लिए कहा जा रहा है। उनके हाथ में जो स्टिक है वो अलग अलग साइज का, जैसे 1 mm, 3 mm, 5 mm, और जो वो इंडिकेट कर रहे हैं वो 2 mm का है। फिर आता है हमारा फंक्शनल विजन असेसमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में FVA भी कहा जाता है। जैसे कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी लिखने को आता है। कार्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन उन बच्चों के लिए जिनकी दृष्टि कम है या लो विजन के बच्चे हैं, उनको ये किया जाता है। यह इस बात आकलन करती है कि बच्चा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी दृष्टि का कैसे उपयोग करता है, कितना उपयोग करता है। बच्चे की दृष्टि स्थिति और क्षमताएं समय के साथ बदलती है। उनको कोई जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे दृष्टि और कम हो रही है या कैसे हो रही है, वो सब इसमें देखा जाता है। FBA को समय समय पर दोहराया जाना चाहिए। जैसे अभी कोई भी आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कहते भी हैं कि आपको 6-6 महीने पे अपना आई टेस्टिंग करवाना है, कि अगर वो प्रोग्रेसिव होगा तो धीरे धीरे जो आँख की रोशनी है वो घटती जाएगी। तो इसलिए हमें जो फंक्शनल विजन असेसमेंट है वो हमें टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। एक बार करवा लिया, उसके बाद रहने दिया, बहुत दिन हो गया, 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन यह जांच करेगा कि बच्चा अपनी दृष्टि का उपयोग कैसे करते हैं। जो निकट कार्य है, जो बहुत ही नज़दीक का काम है, जैसे किसी चीज़ को साफ़ करना, जैसे चावल है या सुई में धागा डालना है या लिखने पढ़ने का काम है, तो वो 16 इंच के करीब, या बहुत ही छोटे प्रिंट वाले हमको बुक्स है, या फिर जैसे पैकेट पे बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा होता है तो उसको पढ़ने के लिए। फिर मध्यवर्ती कार 16 इंच से 3 फीट की दूरी पर, और दूर का कार है वो 3 फीट से अधिक दूरी पर। अगर हमें किसी चीज़ को देखना है या लिखा हुआ है या टीवी देख रहे हो, तो इसमें हमें ये देखना है कि बच्चे का जो काम करने का, देखने का जो क्षमता, वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है। कार्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन दृष्टिबाधित बच्चों के दिन प्रतिदिन के दृष्टि कौशल का मूल्यांकन करती है। यह व्यक्ति की दृष्टि शक्तियों और सीमाओं का मूल्यांकन है, क्योंकि वे दृष्टि पर्यावरण के साथ बातचीत करने की क्षमता से संबंधित होता है। वे कार्य करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे अगर खेलने जाना है, अगर वहाँ पे उनको जो खिलौना है, बैट बॉल है या कुछ भी, अगर वो खेल रहे हैं टॉयज, वो अगर उनको ठीक से नहीं दिखेगा, किस शेप का है, किस साइज़ का है, रंग कैसा है, तो उसमें भी उनको परेशानी होगी, कठिनाई होगी, या वो खेलना नहीं चाहेंगे। इसी तरह अगर पढ़ने का है, कोई बुक्स है या फिर TLM है, तो वो भी बच्चे को क्लियर नहीं दिख पा रहा है या उनको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो उनका डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में जो कार्य है, वो भी जैसे अपना ही काम करना है, अगर ब्रश करना है, टूथपेस्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, उसको उठाना है, ब्रश पे लगाना है। जो अपना नहाने धोने का काम है, तो अगर वो साबुन, अगर वॉशरूम में टॉवल किधर हैंग किया हुआ है, उनको वो पता नहीं चलेगा या दिखेगा नहीं, तो वो उस काम को भी करने में असमर्थ होंगे और उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें जो पहला जो है वो फंक्शनल विजुअल एक्यूटी है, दूसरा है कलर विज़न, तीसरा है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, फिर है विजुअल फील्ड, फिर एकोमोडेटिव एबिलिटीज़, फिर है परसेप्शन। तो इसमें सारे ही आपके आ जाते हैं। अगर बच्चे का कोई कलर देखने में दिक्कत हो रही है, तो हम वहाँ पे उसको चेंज करके वहाँ पे दूसरा कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डार्क कलर है। अगर आमतौर पर वॉशरूम का जो बेसिन होता है वो वाइट होता है, अगर कोई टूथपेस्ट का जो पैकेट है वही वाइट है, तो वहाँ पे अगर रखा हुआ है, बच्चे को देखने में परेशानी हो रही है, तो हम वॉश बेसिन पे कोई मैट सा या डार्क कलर का डाल देंगे, उस पर अगर आप लाइट कलर का सामान रखो तो बच्चे को आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे उस चीज़ को बच्चे के लिए हम बच्चे के पहुँच तक बना सकते हैं। और फिर किसी चीज़ का देखने की क्षमता है, परसेप्शन है, उसके बारे में जानना है, तो वहाँ पे भी हम घर में अपने जो
वॉशरूम है या किचन है, बेडरूम है, हॉल है, तो वहाँ पे बच्चे के हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पर्दे का रंग है या फिर घर में मैट डाला हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चे के हिसाब से, जिससे उनको देखने में परेशानी ना हो। आप इसमें देख सकते हो कि ऑप्टिकल एड्स यूज मैग्नीफाइंग लेंसेज टू मेक ऑब्जेक्ट लुक लार्जर एंड ईजियर टू सी। जैसे कोई चीज़ को हम बड़ा करके और बच्चे के लिए आसानी से देखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला है वो करेक्टली रिफ्रैक्टेड ग्लासेज है, जैसे आप और हम चश्मा या ग्लासेस पहनते हैं। फिर है मैग्नीफाइंग स्पेक्टेकल्स, फिर है स्टैंड मैग्नीफायर्स, फिर है हैंड हैंडल मैग्नीफायर्स, फिर टेलीस्कोप्स। नीचे आप पिक्चर भी देख सकते हो सबका। मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, माउंटेड लूप्स है, रीडिंग टेलीस्कोप्स है, इल्यूमिनेटेड हैंड मैग्नीफायर है, फिर हैंड मैग्नीफायर, फिर इसमें भी अलग अलग जो फंक्शन वाले हैं वो है। तो बच्चे के सुविधा के हिसाब से हम इसमें चुन सकते हैं कि बच्चे को कौन सा सूटेबल रहेगा। फिर अपने डिस्टेंस भी, अगर दूर की चीज़ देखना है तो उसके लिए भी हम ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाइनोकुलर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप तो आप लोगों ने देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। फिर माउंटेड टेलीस्कोप जो हम ग्लास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इससे बच्चों को जो दूर की चीज़ें वो आसानी से दिखाई दे और उनको परेशानी ना हो। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर से कैसे जो लो विजन बच्चे या दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको सुविधा या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर एक विजुअल तकनीक है जो कंप्यूटर स्क्रीन को देखने और टेक्स्ट पढ़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे हम कंप्यूटर में अगर जो फ़ॉन्ट है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, जो स्क्रीन है उसको भी हम लार्ज, जो लो विजन बच्चे उनके लिए इनलार्ज कर सकते हैं। अल्प दृष्टि उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग संभव बना दिया गया। इसमें कंप्यूटर आपको बोल के भी बताएगा, उसमें ऑडियो भी है अगर देखने में कठिनाई हो रही है तो। कंप्यूटर अल्प दृष्टि लोगों की स्वतंत्रता के लिए शक्तिशाली उपकरण है। अल्प दृष्टि लोगों को वातावरण घटनाओं के साथ बने रहने, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन उत्पादों की खरीदी करने और सहकर्मियों, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने की अनुमति देती है। जैसे कंप्यूटर से आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आप देख सकते हो। वहाँ आजकल हर एक जो ऐप है उसमें विजुअल के साथ ऑडियो भी है, आप सुन भी सकते हो और बड़ा करके आप स्क्रीन को बड़े करके आप देख भी सकते हो। जैसे स्क्रीन रीडर है, स्क्रीन मैग्नीफिकेशन सिस्टम, वॉइस असिस्टेंट और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करके भी दे रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो जावा स्क्रीन सॉफ्टवेयर है वो लो विज़न बच्चों या विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए ही है। फिर कनेक्ट आउट लाउड इंटरनेट एंड ईमेल सॉफ्टवेयर है, वो भी बच्चे बड़े करके या सुन के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक 8.0 स्क्रीन मैग्नीफिकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पीच, तो इसका भी आसानी से बच्चे इस्तेमाल करते हैं। फिर है ग्लेयर, जो चमकना या चौकाचंद, जैसे पार्टी वगैरह में जो लाइटिंग बहुत ज़्यादा चमकती रहती है, इसको अगर कम किया जा सकता है, उससे भी बच्चे को आसानी से इसको कम करके बच्चे के हिसाब से सुविधाजनक बनाया जा सकता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दृष्टि हानि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रकाश व्यवस्था में समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ बच्चों को लाइट ज़्यादा चाहिए और कुछ बच्चों को लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, उनके हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो किस में कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें अतिरिक्त रोशनी या कम रोशनी की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित सुझाव चौकाचंद को कम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे प्रकाश अनुकूलन करने के तरीके खोजने में मदद करेंगे। जैसे अगर आप बच्चे को धूप में लेके जा रहे हो, हम उनको हैट पहना सकते हैं ताकि उन पे थोड़ा सा कम रोशनी हो, या छाता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में है तो अगर खिड़की से ज़्यादा रोशनी आ रही है तो वहाँ पे हम कर्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम में भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को परेशानी है तो हम टीचर को या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हम बता सकते हैं।
प्रकाश को अवशोषित करने वाले सामग्री के साथ चमकदार टेबल टॉप को कवर कर सकते हैं। अगर टेबल का ऊपर का जो रंग है वो चमकता हुआ है तो वहाँ पे हम कुछ टेबल क्लॉथ या कोई कपड़ा डाल सकते हैं या मैट डाल सकते हैं। इसके अलावा डेस्क, ब्लैक बोर्ड, लेमिनेटेड या कांच से ढकी सतह पर चमकदार सतह से बचे। जैसे किचन में या कई जगह जो डाइनिंग टेबल है वो ग्लास का है तो उस पर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है बच्चे को, तो उस पर हम कपड़ा या कुछ टेबल क्लॉथ या वो बच्चे के हिसाब से हम उसको कवर कर देंगे, उस पर डाल देंगे। फिर एक कागज़ चुनते समय चमकदार फिनिशिंग से बचे। जैसे अगर बच्चे के लिए हम नोटबुक या कोई पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या चुनाव कर रहे हैं तो बच्चे का जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ज़्यादा चमकदार या बहुत लाइट कलर का हमें नहीं चुनना चाहिए या बहुत डार्क कलर का। अगर हमें कंट्रास्ट में चुने, जैसे लाइट कलर है उस पर डार्क से लिखा हुआ है या डार्क कलर है उस पर लाइट से लिखा हुआ है तो ही बच्चे को ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे जो इसमें कॉन्ट्रास्ट है वो ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा माना जाता है। फिर है अमाउंट ऑफ लाइट। व्यक्तियों को देखने के लिए उच्च स्तर की रोशनी की आवश्यकता होती है, उनके लिए लाइटिंग का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति प्रकाश के उच्च स्तर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। यहाँ पे भी फिर बच्चे की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें लाइट की जो अमाउंट है या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे को कम रोशनी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। उनकी दृष्टि का उपयोग करने में सहायता के लिए प्रकाश को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रकाश की तीव्रता को बदलने के लिए नियंत्रण वाले लैंप प्रदान किए जा सकते हैं। जैसे टेबल लैंप है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी आप रोशनी को कम ज़्यादा कर सकते हो। प्रकाश पर्याप्त स्पष्टता का होना चाहिए ताकि व्यक्ति सामग्री को देख सके और कार्य कर सके। व्यक्ति की दृष्टि आवश्यकताओं के आधार पर प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो लोग प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे फोटोफोबिया है, उनके चारों ओर चौकाचंद कम करने की आवश्यकता है। इन व्यक्तियों का जैसे टोपी, अम्ब्रेला अभी मैंने बोला उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक कॉन्ट्रास्ट। यह संवेदनशीलता प्रकाश और अंधेरे क्षेत्रों के बीच अंतर का पता लगाने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसलिए यदि दृष्टि कम है तो किसी वस्तु और उसके पृष्ठभूमि के बीच कंट्रास्ट बढ़ाने से वस्तु आमतौर पर अधिक दृश्यमान हो जाएगी। जैसे आप आजकल टच स्क्रीन मोबाइल है उसमें आप लोग ज़्यादा रोशनी हो तो वहाँ का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा देते हो। फिर अगर कमरे में या अंदर बैठे हो जहाँ पे ज़्यादा कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे फिर आप कम कर देते हो ताकि जो स्क्रीन है वो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे भी हम बच्चे के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रास्ट बढ़ाना सबसे सरल, कम खर्चीला और सबसे प्रभावी घरेलू संशोधनों में से एक है जिसे लागू किया जा सकता है। इसमें है निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखें। इसमें जो है वो सफ़ेद या चमकीली पीली वस्तु या काले रंग की पृष्ठभूमि पर प्रिंट आमतौर पर सबसे मजबूत रंग कंट्रास्ट प्रदान करती है। फिर ये वस्तुओं को अलग दिखने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में ठोस रंगों का प्रयोग करें। जैसे बैकग्राउंड पे अगर आप कुछ लिख रहे हो या कुछ बना रहे हो या फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा है तो यहाँ पे हम बच्चे के सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हल्के रंग की वस्तुओं को गहरे रंग पर पृष्ठभूमि पर रखें। स्पष्ट कांच के कप और बर्तनों का प्रयोग न करें। जैसे शीशे का ग्लास है या शीशे का बर्तन है कोई किचन में तो वो हो सके तो हम कम प्रयोग करें। जैसे आप इसमें देख सकते हो टाइपोस्कोप रीडिंग गाइड, जैसे बच्चे के पढ़ने के लिए है तो ये हम घर में भी बना सकते हैं या फिर मार्केट में मिलता भी है। जो आप देख रहे हो कि पूरे पेज को कवर किया है, सिर्फ हमको कहाँ पे बच्चे को पढ़ाना है वही सिर्फ दिख रहा है। तो ये हम कार्डबोर्ड से या कोई मोटा पेपर है उससे भी हम अपने घर में भी बना के दे सकते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। रिड्यूस ग्लेयर एंड कंट्रोल कंट्रास्ट, जो ज़्यादा लाइट है वो कम करेगा और उसको कंट्रोल भी करेगा। तो इस तरह से हम बच्चे को लिखने के लिए भी दे सकते हैं।
फिर है राइटिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे राइटिंग गाइड, सिग्नेचर गाइड, फिर चेक गाइड, नोटेक्स, टेक्टाइल और रेज्ड लाइन पेपर्स। अगर जो लो विज़न बच्चे उनको हमें बड़े मोटे जो लाइन है जिस पेज पे वो हम उनके लिए दे सकते हैं। फिर सिग्नेचर गाइड है वो भी हम दे सकते हैं, जैसे ओपिक ऑब्जेक्ट से हम बना के दे सकते। आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि ब्लैक कलर का वो बना हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर्स, इसमें क्लोज सर्किट टेलीविज़न, लो विज़न इमेजिंग सिस्टम, वीवैक्स है। जैसे आप नीचे बुक रखे हो और उस बुक में जो छोटा साइज़ का लिखा हुआ वो आपको स्क्रीन पे बड़े साइज़ का दिख रहा है, तो बच्चा आसानी से वो पढ़ सकता है। फिर आप अगर मेकअप का है तो वहाँ पे भी आपको जो ग्लासेस होते हैं उसमें भी कई तरह के आते हैं कि आप चाहो तो उसमें आपका जो फेस वो बड़ा बड़ा दिखे, तो जो लो विज़न बच्चे हैं उनको आसानी हो जाएगी। अपना जो ग्रूमिंग करना है, कंघी करना है, बाल ठीक करना है, तो वो अपने आप ही कर सकते हैं, किसी पे उनको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको स्टैंड मैग्नीफायर, इसमें स्टैंड मैग्नीफायर में भी अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जो फॉर्म अ वर्चुअल इमेज और शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस। जैसे आपने कॉपी नीचे रखा है और ऊपर से देख रहे हो तो स्टैंड की तरह काम करता है। आप नीचे बुक रख दिए हो और ऊपर आप ग्लास में देख रहे हो तो आपको उसको बड़े साइज में वो दिखेगा। द पेशेंट नीड टू प्लेस द स्टैंड मैग्नीफायर ऑन द रीडिंग मटेरियल एंड मूव अक्रॉस द पेज टू रीड। जब हमें इस पेज पे हमने पढ़ लिया है तो उसको हम फिर अगले पेज पे मूव कर देंगे। हैज अ फिक्स फोकस, वो हमारे जो जहाँ पे हमको पढ़ना है वहाँ पे फिक्स फोकस रखता है। फिर है ग्री कार, जैसे ये आप अपने प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं। जो पहला है स्नेल चार्ट, क्या होता है, जैसे स्नेल चार्ट का उपयोग क्या है, उससे हम क्या टेस्ट करते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। दूसरा है दृष्टि क्षेत्र का परीक्षण किस तरह किया जाता है, विस्तारपूर्वक समझाए। जैसे 2 टेस्टिंग का आज हमने बात किया, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर तीसरा है कार्यात्मक दृष्टि आकलन किसे कहते हैं। विजुअल असेसमेंट क्या होता है, उसमें हम किस तरह से बच्चे का आकलन करते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो वहाँ पे। फिर आज हमने 2 टेस्ट के बारे में पढ़ा है, ये ब्लॉक 4 का है। अगले क्लास में हम इसके आगे का भाग है वो करेंगे। धन्यवाद।